हमारे टैक्स का पैसा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है ना, और भी तो खर्चे हैं ना भाई सरकार के पास। क्या खर्चे हैं? ये जो 10-10 हजार रुपया अभी बिहार में बांटा था इलेक्शन में, ये कहाँ से आए थे पैसे? सरकार कमाती है क्या? हमारा ही टैक्स होता है ना वो। हमारा ही टैक्स का पैसा बांटते हैं वो। बांटते हैं। और अपना जो ऐड, ये जो प्रचार देखती हो बड़े बड़े बैनर्स पे, मोदी जी का बर्थडे, मतलब जो भी है, नेताओं का बर्थडे का जो बैनर लगता है और प्रमोशन होते हैं, जो एड्स पे 1100 कुछ करोड़ जो खर्च किया है मोदी जी ने अभी, वो 1100 करोड़ कहाँ से आए? हमारा ही तो टैक्स था ना। और आए दिन हमारा देश संकट में जा रहा है। देश दयनीय हालत है देश का। मतलब हम टैक्स देकर देश को संकट में डाल रहे हैं। टैक्स नहीं देना चाहिए। हाँ, संकट में तो जा रहा है देश। वही तो, टैक्स दे रहे हैं इसलिए जा रहा है संकट में। संकट में तभी तो अभी सोना खरीदने से भी मना कर दिया है मोदी जी ने। देश में रिजर्व बैंक में डॉलर कम पड़ रहा है, हमारा टैक्स लेने के बाद कैसे कम पड़ रहा है भाई? टैक्स तो जा रहा है ऑटोमेटिक, टैक्स तो हम रोक नहीं सकते देने से। रोकना पड़ेगा, देश को बचाना है तो। संकट में जा रहा है देश टैक्स देने से। ओ भाई, આ જંગલમાંથી ક્યાં ભાગો છો? અરે તને ખબર નથી આ ઉગતા સૂરને બધા પૂજે? અરે આ સાધુ સંતો પણ હવે સત્યને જોયા વિના આ બાવાઓ સનાતન સંસ્કૃતિને નહીં પણ ભાજપને બચાવે છે। હવે તો કોકરોચ પાર્ટીમાં જતા રહીએ તો આ દેશ પણ બચી જાય, બાકી હવે બધા ડર અને લાલચથી વેચાઈ જાય છે। હવે મારે આ દેશ બચાવવા કોકરોચ પાર્ટીની રક્ષા કરવી પડશે। તામિલનાડુ વિજય થલપતિ જેવા આ દેશને જરૂર છે, હાલ અહીં સત્તાની લાલચ અને ડરથી બધા જીવે છે। એક વાત પણ ભાજપની લોકો એવી કહે છે કે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે અવારનવાર કોમી થતું, તેમજ કર્ફ્યુ લાગી જતો, લોકો બહુ હેરાન થતા। બુદ્ધિજીવી વર્ગ આજે એવું કરે છે કે એ સમય ભાજપ વિપક્ષમાં હતી અને અવારનવાર કોમી કરાવવામાં ભાજપનો હાથ હતો, જે તેમની સત્તા આવ્યા બાદ બંધ થયું। साला एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि हर जगह बीजेपी जीतती जा रही है। यूपी हो, बिहार हो, अब देखिए बंगाल में ममता बनर्जी का हार हुआ, बीजेपी का जीत हुआ। चलो ये तो समझ में आता है कि इलेक्शन है, हार जीत होता है, पर ये समझ में हमें नहीं आ रहा कि आखिर जनता परेशान है, नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, किसान परेशान है, सभी गरीब जनता गैस पेट्रोल हर चीज के लिए परेशान है। महंगाई उतना ही तेज बढ़ा है, जिसके चलते हर जगह प्रदर्शन चलता है बीजेपी के खिलाफ। तो नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, जनता परेशान है, यहाँ तक कि अग्निवीर लायन फोर्स भी परेशान है, जो कि 4 साल का नौकरी हो गया। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब पूरे देश के जनता हर जगह परेशान है, तो फिर बीजेपी को वोट दे कहूँगा। अरे भाई, अगर भाजप सरकार ईवीएम में गड़बड़ करती है तो तमिलनाडु में विजय थलपति क्यों जीत गया है? एवं केम समझो प्रे? हाँ, आटलू समझ, साची बात छे। अरे सीधी सी बात है, तमिलनाडु जैसा परफेक्ट टाइट तरह से बराबर ध्यान रखने वाला दूसरी जगह कोई है ही नहीं। हाँ, साचू कहे। हर जगह भाजपा की राजकीय चाल पर नजर रखने वाला दूसरे पक्ष के लोग होगा नहीं। बिल्कुल साचू। चाय वाला कहानी सुनेगा, चाय वाला के राम नाम जपना है, सारा चंदा के माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश के संपत्ति बेच के खाना है, लाखों के सूट पहन के विदेश घूमने जाना है। कोई कुछ पूछे तो नेहरू के जिम्मेदार बता देना है। बच के रहना चाय वाला से, फकीर के भेष में लुटेरा है देश। आदमी ने टॉयलेट तक का उद्घाटन नहीं छोड़ा, वो कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 5 किलो राशन देकर उसके बैग पर अपना फोटो छपा दिया। वो आदमी कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर जिसने अपना फोटो छपा दिया, वो कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दवा फार्मेसी पर बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगवाकर वो आदमी कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खाद के 50 किलो कट्टे को 40 किलो करके उस पर अपना फोटो छपा दिया, वो आदमी कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी आवास योजना का सिर्फ नाम बदलकर उस पर अपना फोटो छपा दिया, वो आदमी कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। किसानों की आय 8 गुना करने वाला, उनका कर्ज माफी का जुमला फेंकने वाला 500 रुपए का देकर उस पर अपना फोटो छपा दिया, वो आदमी कहता है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मनरेगा का नाम बदलकर उस पर अपना फोटो छपा दिया, वो आदमी कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, धर्मशाला, पीजीआई, पेट्रोल पंप, सभी सरकारी मखौले पर अपने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगवाने वाले कह रहे हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये तो इतना बड़ा क्रेडिट खोरे, कल को ये महात्मा गांधी के फोटो नोट से हटवाकर अपना फोटो लगवा दे तो हैरान मत होना। दोस्तों, इस सच ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर, पुराना भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। इसको कैसे बनाया?
देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसके दिमाग से हमने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार निकाला है। फिर इसके दिमाग को अच्छे तरीके से हमने ब्रेन वॉश किया है और इसके दिमाग में हमने खूब ढेर सारा गोबर भरा है, तब जाके ये तैयार हुआ है हमारा अंधभक्त प्रो मैक्स। तो नेता जी, इसके फ्यूचर के बारे में बताइए। हे अंधभक्त, हमारा देश आजाद कब हुआ था? 2014 में। हे अंधभक्त, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? मोदी पापा। हे अंधभक्त, हमारा नेशनल राष्ट्रगान क्या है? मोदी 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 है तो मंदिर घोटाले में मोदी चुप रहे, इथेनॉल को लेकर चुप रहे, पेपर लीक पर चुप रहे, भ्रष्टाचार पर चुप रहे, नए नए हाईवे धस रहे उस पर चुप रहे, किसान आंदोलन में बहुत से किसान मर गए उस पर चुप रहे, मणिपुर 3 साल से चल रहा है उस पर मोदी चुप रहे, बहुत बार चीनी कब्जे की खबर आई लेकिन मोदी चुप रहे। जहां देश पर कोई हमला, मोदी गायब। जहां भी जनता को एक लीडर की जरूरत, मोदी गायब। किसान, जवान, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी, कोई भी वर्ग संकट में आया तो मोदी मौन होकर गायब हो गए। देश के मुद्दों पर मोदी चुप रहेंगे, लेकिन जब विपक्ष के खिलाफ बोलना हो तो मोदी 5-5 घंटे जवाहरलाल नेहरू को कोसते रहेंगे। एक पेपर ढंग से नहीं, जो कि नहीं होने वाला है, जिसके अंत की शुरुआत हो चुकी है। मेरे दोस्त, आज 2 बातें तय हो चुकी हैं और क्लियर है। एक, बीजेपी को अब टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता और मोदी और शाह की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। उनके पांव उखड़ चुके हैं। कब और कैसे और कहां भागते हैं ये वो खुद तय करेंगे। एक बात मन नहीं समझाती है, नहीं खबर पड़ती। वो न खबर पड़ती उनका। अमीर भगवान ने बनाया तो गरीब को ने बनाया। अरे गरीब तो गोंडा मोदी ने बनाया। हमारा रोना दे भैया, 14 छोड़ दीजिए, 3 बार मोदी को वोट दिया। अरे 3 बार। और मैं अपने बाप कसम खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा कर रहा हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किया। इस बीजेपी को वोट देने का 7 महीने क्लोज आइस में रहा, ये मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको लगता है आगे कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे आप, हमारा जूता ना दे, जूता ना दे। नमस्कार। नमस्कार। मोदी जी सब कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसमें बीजेपी का हाथ है, तो मोदी जी मुझे आप ये बताइए कि आप चोरी करना कब सीखे? जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। अगर राम मंदिर 200 करोड़ चोरी के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन मोदी जी को कोई कुछ बोल दे और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो माफ करना, तुम राम जी के भक्त नहीं, मोदी जी का अंधभक्त हो, ये याद रखना। क्यों पापा, आपको पता है? क्या? सुबह का गुंडा अगर शाम तक बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसे गुंडा नहीं, देशभक्त कहते हैं। हाँ यार, सही बात है। तो बताइए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो फिर राष्ट्रीय चोर कौन है? मोदी। अरे यार पापा, ये बीजेपी वाले हर काम के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताते हैं। अरे हाँ यार, ये लोग ऐसा ही करते हैं। कल को ये बीजेपी वाले ऐसा ना बोल दे कि मोदी जी के जन्म के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। यार मोगली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हम बोलते थे हिंदू खतरे में, और आज हमारी सरकार बने 12 साल हो गए फिर भी हम बोलते हैं हिंदू खतरे में। ऐसा क्यों? यार मोटू, कोई हिंदू खतरे में नहीं, ये तो बस एक जुमला है, तो नीति ये हिंदू मुस्लिम करके हर बार अपनी सरकार बना लेते हैं। और भैया, मैं बीजेपी वालों का तो फैन हो गया हूँ। क्यों, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी वाले ने? देखिए भैया, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। राष्ट्रवादी पार्टी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कहती है, वो कहती है आप कोई सा ये बटन दबाओ, जीतेंगे तो हम ही। 50 दिन मांगे थे, 50 दिन। कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। થશે નર દેખી નારી દોડશે, ભવાયા રાજ કરશે, ઘાંચીની ઘાણીએ દેશ પીલાશે, સાધુ અને બાવા ધર્મના નામે ધન કમાવાની। सर, आप मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, हर हर मोदी घर घर मोदी कहने वाले बने विरोधी, यहाँ विरोधी वहाँ विरोधी, अब तो सारा जहाँ विरोधी। मिल जाए चुल्लू और पानी, डूब के तुम मर जाओ मोदी। मिल जाए। नेताजी
जी इस बार चुनाव कितने चरण में होगा? देखिए पत्रकार महोदय, इस बार भी चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण में हम जनता के चरणों में होंगे और दूसरे चरण में पूरे 5 साल तक जनता हमारे चरणों में होगी। मोदी जी, जनता अब जागरूक और शिक्षित हो गई है। वो महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है और यूपी के इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में क्या करें साहब? अरे करना क्या है भाई, वही अपना पुराना डायलॉग, हिंदू खतरे में है। अच्छा तो कलुआ भाई बताइए, क्या पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? देखिए भैया, पुराने भारत में था कि हम लोग मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे लूट कर ले जाते थे। अच्छा। लेकिन अभी हम लोग आत्मनिर्भर भारत है। वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग खुद ही मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। क्या आराम ही हो रहे हो सर जी? रेलवे घाटे में चल रही है, घाटे में चल रही है। तुरंत की तुरंत 25 लाख फार्म निकाल दो, ठीक है, और फार्म की फीस रखना 800 रुपए, और ऐसे ऐसे करते करते 200-300 करोड़ वहां से आ जाएंगे। और ग्रेटर नोएडा वालों का सेंटर रख दियो पंजाब में, पंजाब वालों का रख दियो कश्मीर में, ठीक है, तो 100-200 करोड़ वहां से आ जाएंगे जो ये लोकल ट्रेन वगैरह से जाएंगे। सैलरी कैसे देंगे इन सबकी? अरे तेरे से सैलरी देने की क्या कौन रहा है? पेपर लीक करके भर्ती रद्द कर देंगे, आगे 500 करोड़ होगी घाटे से फ्री। चल अब निकाल दे वैकेंसी। अब भाई आराम ही हो रहे हो। जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। नेपाल 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा और 23 तारीख को तू फिनिश। तू है कौन? कांग्रेस जनता पार्टी। इस सरकार ने सब कुछ बेच दिया, फिर खरीदा क्या है? गधे का सही उपयोग तो अडानी और अंबानी ने किया है, समझदार को इशारा ही काफी। खरीदा है मीडिया, ईवीएम, प्रशासन। जनता बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि एक नई कंपनी बनाते हैं, बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा? उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर है BSNL के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑक्शन लगा दिया और 2-3 कंपनियां थी, एक वोडाफोन है, वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया और 80,000 BSNL के टावर वो यूज कर रहा है। और BSNL को 3G दे रखा है और जियो को 5G पे दे रखा है, और सारा जो है वो रॉयल्टी जो रेवेन्यू कमा रहा है वो मुकेश अंबानी ले रहा है। किसी ने उसके ऊपर रेट नहीं लगाई, और कोई लगाए तो कह देंगे ये पाकिस्तान का। बात खुद पर लागू नहीं होती, अपना रुपया कितना भी गिरता जाए। तुम्हें पता है पिछले 4 महीने में 10 रुपए से ज्यादा गिर चुका है रुपया। इतनी तेजी से तो पहले कभी नहीं गिरा। अच्छा, किसी के सरकार में नहीं गिरा? नहीं। तो ऐसे ही $1.58 का चल रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पर 10 रुपए गिरने में 10 साल लगते थे। अभी 10 रुपए कितने दिन में गिरे? 4 महीने में। तो अभी ज्यादा तेज है क्या? हाँ। तो बुलेट ट्रेन ला तो रहे हैं, तेजी से चलेगा ना भारत। तेज हमें बनना है कहीं भी, किसी भी फील्ड में, गिरने उठने कहीं कुछ में भी। हम बुलेट ट्रेन ला तो रहे हैं। अब हम गरीब हो रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कुछ टाइम बाद 100 रुपए का $1 हो जाएगा। हम गरीब हो रहे हैं। हाँ? मनमोहन सिंह के टाइम में किसी के पास फोन था? नहीं था। अभी सबके पास है कि नहीं? एंड्रॉइड, आईफोन सब है कि नहीं? तो पहले फोन बना भी तो नहीं था ना। अच्छा ठीक है, टीवी तो था ना पहले। हाँ। लेकिन अब सबके घर में तो LED है। तो अब तो हम अमीर हैं। भाई LED सारी दुनिया में भी ना अभी कुछ टाइम पहले ही आई है। अच्छा, 2014 के बाद आई है एडवांस स्मार्ट टीवी वगैरह। मनमोहन सिंह के टाइम में AI था? AI तुम्हारा बाप जाके बनाया था उस टाइम पे। अभी सबके घर में एलेक्सा, AI सब है ना। तो भारत के लोगों ने AI बनाया है, भारत के लोगों ने रोबोट बनाया है। नहीं बनाया, लेकिन बाहर से कौन लाया? हमारे मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर जाते हैं जब विदेश, सब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोग आके चरणों में रख देता है। AI, रोबोट, टेस्ला सब आना चाहता है हमारे मोदी जी के पास। क्यों? हमारे मोदी जी ही तो ला रहे हैं सब कुछ। हम अमीर बन रहे हैं अब। पहले हम गरीब थे, अब अमीर हैं। तो यहाँ की आबादी भी तो ज्यादा है, टैक्स भी तो देते हैं मोदी जी को। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ, अंधभक्ति रहोगे तुम।
अच्छा बताइए, हमने बचपन में सुना है गांधी जी के 3 बंदर थे, अंधा, बहरा और गूंगा। तो फिर बताइए गांधी जी के बाद उन तीनों का क्या हुआ? देखिए भैया, जो अंधा था वो कानून बन गया, लोगों की सच्चाई उसे दिखाई नहीं देती। जो बहरा था वो सरकार बन गया, जनता की आवाज उनके कानों तक पहुंचती नहीं। और जो गुंगा था वो मीडिया बन गई, उसके मुंह से सच निकलता ही नहीं। शराब छुटवानी है, हो जाएगा बालक। बाबा मुझे अंधभक्ति छुड़वानी है, इसका कोई इलाज नहीं है। बातें हैं। कुछ लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में हैं। आप क्या कहना चाहोगे? 500 साल मुगलों ने राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, 65 साल का कांग्रेस ने राज करा। जब से ये सरकार आई है हिंदू खतरे में है। बीजेपी नेता बोलते हैं ये नेता लोग जातिवाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे आज चल पड़ेंगे जी। हाँ जी, बाद में जाना, पहले हिसाब करवा दो। रिजर्व बैंक का गोल्ड बेच दिया, IMPCL बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया, बिजली बेच दिया, 1 रुपए में जमीन बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। अब बताओ क्या करना है? ये तो धोती भैया, कांग्रेस 65 रुपए लीटर पेट्रोल और 400 रुपए गैस सिलेंडर देकर देश को लूट रही थी। फिर आए हमारे महामानव मोगली जी, उन्होंने 100 रुपए लीटर पेट्रोल किए और 1000 रुपए गैस सिलेंडर, तब जाकर हमारा देश बचा। जी, तुम्हें वोट मिले या न मिले फिर भी तुम्हारी पार्टी हर बार जीत कैसे जाती? ये अंदर की बात है पत्रकार महोदय, सबको नहीं बताई जाती। अंदर की हो या बाहर की, जनता को बताइए, वरना इस बार जनता तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख देगी। अरे साला लड़चट, जनता क्या हमारा कच्चा चिट्ठा खोलेगी? जनता तो खुद 5 किलो राशन पे जी रही है। निकल साला मादर हुतिया रिपोर्टर। તમને ચેતવવા માટે હું વાત કરી રહ્યો છું। ટૂંક સમયમાં નેશનલ ઇકોનોમિક ઇમરજન્સી આ દેશમાં લગાવવાની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે। भाइयों एवं बहनों, मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है। अच्छा, बेवकूफ लोगों ने हमें प्रधानमंत्री बनाया है। जंतर मंतर पे होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना है? सरकार इंसानों की तो सुन नहीं रही, तो हमारे कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है? देश का युवा परेशान है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। चुप कहाँ बैठी है, कर तो रही है। बच्चों पे लाठीचार्ज करवा रही है, गैस के गोले फेंकवा रही है, मार रही है, पीट रही है। सच कहूँ तो मैंने अपने 100 साल के करियर में ऐसी भांड और चूतिया सरकार नहीं देखी। नोटबंदी की और जीएसटी की बर्बादी थी, उसकी बर्बादी को छुपाने के लिए, उस मंदी को छुपाने के लिए वो कोरोना को लेकर आए थे। और कोरोना की आड़ में वो जितनी बर्बादी थी वो छुप गई। लोगों को लगा यार जिंदा बच गए, वही बड़ी बात है। फिर वैक्सीन लगी और फिर वैक्सीन के चक्कर में सारे लोग फंसे और अब लोग उस मंदी को भूल गए। जो नोटबंदी की और जीएसटी की बर्बादी थी, उसकी बर्बादी को छुपाने के लिए, उस मंदी को छुपाने के लिए वो कोरोना को लेकर आए थे। और कोरोना की आड़ में वो जितनी बर्बादी थी वो छुप गई। लोगों को लगा यार जिंदा बच गए, वही बड़ी बात है। फिर वैक्सीन लगी और फिर वैक्सीन के चक्कर में सारे लोग फंसे। और अब आप भी किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हो क्या? या कहीं हड्डी खाने का प्लान है, या कुछ गड़बड़ कर दिए हो गांव में? अरे 2 टकिया रिपोर्टर, थोड़ा रिपोर्टिंग सही से कर, नहीं तो यहीं मार के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुकुर जी, ऐसी धमकी हमको मत दीजिए। आपके जैसे कितना आया और कितना गया, मेरा कोई झाट नहीं उखाड़ पाया। सही बोले तुम्हारा झाट कौन उखाड़ पाएगा, क्योंकि तुम नेता का तलवा चाटते जो हो, बोका चोदा। नेताजी यहाँ गांव में हुए हैं और राम मंदिर में बहुत बड़ा चोरी हो गया है। नेताजी, राम मंदिर में इतना बड़ा घटना घट गया, क्या कहेंगे? कहाँ घर पड़ेगा तुम्हारा? देवरिया। तो देवरिया तो मेरा ससुराल है ना जी। तो मेरे साले का लड़का हुआ, ये साला का लड़का मेरा आया हुआ है देवरिया से। लो फुल लो, क्या दो लो, ये दारू लो, आधा तुम लोग बांट लेना टीम में। 20 क्या लो, इसी का ले लो। क्या पूछ रहे थे तुम, बताओ। ये इतनी कड़ी धूप में आप घूम घूम के काम करते हैं, कभी थकते हैं कि नहीं? बोलिए कि 2030 तक ये सारे नोट भी बंद करने वाले हैं और सारे नोट बंद करके या तो ये कहेंगे कि इसमें वायरस ज़्यादा फैलता है, या कहेंगे इससे बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं इस नोट से, या कहेंगे ये ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ये जल्दी फट जाते हैं। मतलब पुराने वाले नोट बंद करके जल्दी फटने वाले नोट लेकर के आए। वो कहते थे बड़े नोटों से
जो है वो भ्रष्टाचार फैलता है, तो इसलिए 1000 का नोट हमने बंद कर दिया। और जिस हरामी को ये पता था कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार फैलता है, उसने उससे बड़ा नोट चालू कर दिया। मतलब और देश की जनता को समझ नहीं आया कि क्या करें। ये खुद ही बोल रहा है कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार फैलता है, और बड़ा नोट, और वो बड़े नोटों की 2-2 यूनिट छाप करके उन्होंने अपने हर जिले के अंदर अपने कमल मंडलम करके अपने दफ्तर खोल लिए, आरएसएस के अपने समलैंगिक संघ ने अपने सब खोल लिए। 2030 तक ये लोग इस तरह के हालात लेकर आएंगे कि भूखमरी आ गई है, अनाज नहीं मिल रहा है और देश में अभी स्कैरसिटी है। इन्होंने क्या खेल खेला है इसको समझिएगा आप। पहले इन्होंने क्या किया कि देखिएगा, हमारे देश के पास 200 लाख मीट्रिक टन अनाज हमारे पास परमानेंट स्टोर रहता था एफसीआई के पास, और 2 साल का स्टॉक है ये करीब, यानी कि देश में 2 साल तक अगर पैदावार ना हो तो इस देश को कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये था। जब 2014 में ये हरामखोर आया तो इस सुअर के बच्चे ने क्या किया कि एफसीआई के गोदाम खाली करने चालू कर दिए। अब तो क्या किया कि या तो ठेका दे दिया है डायरेक्ट अडानी के साइलोज को, साइलो तो पता ही है आपको, या तो इसको ठेका दे दिया है, या फिर जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का नाटक चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, अनाज नहीं दिया जा रहा है। या तो वो कोटे वाला खा रहा है उस अनाज को, या फिर वो अनाज कूड़े में जा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। 5 किलो अनाज की कीमत लगभग 125 रुपया बनती है, 25 रुपए एमएसपी के हिसाब से, यानी 2500 रुपए अगर गेहूं का रेट माने तो 125 रुपए के लिए उसने पूरे देश को भिखारी बनाने का ठेका ले रखा है। ये गेम खेल रहा है वो। अब इसने क्या किया कि अनाज खाली हो गया है, देश के पास अनाज नहीं है, अब अनाज खाली अडानी के पास है। 2000 एक વાત પણ ભાજપની લોકો એવી કહે છે કે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે અવારનવાર કોમી થતું તેમજ કર્ફ્યુ લાગી જતો, લોકો બહુ હેરાન થતા। બુદ્ધિજીવી વર્ગ આજે એવું કરે છે કે એ સમય ભાજપ વિપક્ષમાં હતી અને અવારનવાર કોમી કરાવવામાં ભાજપનો હાથ હતો, જે તેમની સત્તા આવ્યા બાદ બંધ થયું।